जय हिंद। पिछली वीडियो में हम पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम पाचन तंत्र से संबंधित जो पाचन ग्रंथियां होती हैं उनको विस्तार से समझेंगे। देखो, जो पाचन ग्रंथियां होती हैं वो दो प्रकार की होती है, आंतरिक पाचन ग्रंथियां और बाह्य पाचन ग्रंथियां। आंतरिक पाचन ग्रंथियां कौन सी होती हैं? जो ग्रंथियां अमाशय में होती हैं, छोटी आंत में होती है, या पहले जो आहार नाल से संबंधित होती हैं, वो आहार नाल की जो कोशिकाएं हैं उनसे जो संबंधित होती हैं वो आंतरिक पाचन ग्रंथियां कहलाती हैं। और बाह्य पाचन ग्रंथियां जो बाहर होती हैं, जैसे जो मुंह में होती हैं, जैसे लार ग्रंथियां हैं, लीवर है, पैंक्रियाज है, ये सब बाह्य ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। अब एक एक करके हम सारी ग्रंथियों को समझ रहे हैं। सबसे पहले लार ग्रंथि को कहते हैं। लार ग्रंथियां हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ये एक होती सबलिंगल ग्लैंड्स। ये सबलिंगल ग्लैंड्स जो होती है ये जीभ के दोनों ओर होती है। हमारी जो जीभ होती है जीभ के दोनों ओर नीचे स्थित होती हैं। एक इस तरफ होती है, एक इस तरफ होती है। फिर दूसरी होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये कहाँ होती है? हमारा जो निचला जबड़ा होता है, यहाँ जबड़ा जो होता है, जबड़े में जो मैक्सिला अस्थि होती है उस अस्थि के नीचे स्थित होती है और यह सबसे छोटी होती है। फिर तीसरी है पैराइटिड ग्लैंड्स। ये दोनों कानों के नीचे स्थित होती है। हमारे जो दोनों कान होते हैं यहाँ उसके नीचे स्थित होती है। इसमें एक कीप लगी होती है जिसमें ये लार निकलती रहती है। देखो, इसमें पैरामिक्सो एक वायरस होता है, उससे जब ये ग्रंथि संक्रमित हो जाती है तो गलसुआ रोग हो जाता है, क्या कानों के नीचे सूजन आ जाती है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। हमारी जो लार निकलती है, लार को देखते हैं। लार में लगभग 99% जल होता है और 1% जैव होता है और इसका pH मान 6 से 7 होता है। जो लार होता है, लार में मुख्य रूप से 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। ये एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन का काम क्या होता है? टाइलिन का काम स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करना है। लाइसोजाइम का काम क्या है? जो भोजन के साथ जैसे जीवाणु वगैरह आ जाते हैं तो उसको नष्ट करने का काम किया जाता है। देखो, आहार नाल से संबंधित हम समझ चुके थे कि जैसे हम जब भोजन जो करते हैं, भोजन के रूप में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, प्रोटीन है, उसको हम अपने मुंह में लेते हैं तो दांतों के द्वारा उसको चीरा फाड़ा जाता है, कूच दिया जाता है और फिर उसमें लार मिला दी जाती है। फिर उसको कूच के बिल्कुल लुगदी बना दिया जाता है। लुगदी बनाने के बाद फिर क्या होता है? मुंह के बाद ये भोजन फिर ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में क्या है? अमाशय में तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसमें HCl वगैरह है, श्लेष्मा वगैरह जो है उसके द्वारा पाचन किया जाता है। फिर भोजन यहाँ पर एक काइम कहलाता है, यहाँ काइम बन जाता है। फिर अमाशय के बाद फिर पहुँचता है छोटी आंत में भोजन, छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अमाशय, ये ग्रहणी, क्षुद्रांत, शेषांत या ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। फिर पहुंचा भोजन ग्रहणी में। फिर ग्रहणी में 2 ग्रंथियां लगी होती हैं, एक लीवर और अग्न्याशय। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि होती हैं। देखो, ये लीवर जो लगा है, ये इसको यकृत कहते हैं, लीवर कहते हैं या जिगर कह लो। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। ये उदर गुहा के ऊपरी ओर दाहिनी तरफ यहाँ स्थित होती है। ये 2 भागों में विभाजित होती है। 2 भागों में विभाजित है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक थैली लगी होती है जिसे गाल ब्लाडर कहते हैं। ये गाल ब्लाडर, इसको गाल ब्लाडर कहते हैं, जिसमें पित्ताशय में लीवर द्वारा स्रावित पित्त रस इसी में रहता है। एक गाल ब्लाडर जो है स्वयं पित्त का श्रावण नहीं करता है, पित्त बनाता है हमारा लीवर।
लीवर बनाता है और लीवर के द्वारा ये गॉल ब्लैडर में भेज दिया जाता है। अब इसको हम उसके कार्यों को देखते हैं। हमारा लीवर जो है 500 से अधिक कार्यों का संपादन करता है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य मुख्य कार्य होते हैं उनको हम समझते हैं। ये लीवर जो है वसा की कमी होने पर, हमारे शरीर में जब वसा की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, स्टोर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। और क्या है, फिर हमारा जो रुधिर होता है, रुधिर में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के कुछ भाग को, प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन करता है। फिर हमारे शरीर में जो विषाक्त होते हैं, विषाक्त जो अमोनिया होती है उसको यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हुई, तो प्रोटीन के अधिकांश भाग को, जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई और प्रोटीन हमारे शरीर में है, तो प्रोटीन के कुछ भाग को कार्बोहाइड्रेट में ये परिवर्तित कर देता है। और देखो, जो व्यक्ति एंटीबायोटिक ज़्यादा लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो जो अधिक मात्रा में ले लेते हैं, तो संतुलित करने का कार्य हमारा लीवर ही करता है। लोग समझते नहीं हैं, अपने मन के वशीभूत होकर मन के मज़े के लिए शराब का सेवन करते हैं, लेकिन इंजॉय किसको मिलता है? मन को। लेकिन मेहनत किसको करनी पड़ती है? लीवर को। लेकिन लीवर कहाँ तक संतुलित करे? जो ज़्यादा सेवन करते हैं तो उसका लीवर खराब हो जाता है एंटीबायोटिक और एल्कोहल से। फिर उसके बाद पित्तरस का श्रावण, जो गॉल ब्लैडर में यहाँ पर जो पित्त जमा होता है उसका भी श्रावण यही करता है। फिर उसके बाद यकृत कोशिकाएं जब रुधिर से बिरुलिन लेना बंद कर देती हैं, हमारे रुधिर में जो बिरुलिन पदार्थ होता है उसको जब लेना बंद कर देती हैं, तो व्यक्तियों के पीलिया रोग हो जाता है। और जो पथरी का नाम सुने होंगे, पथरी एक तो ये किडनी में बनती है, दूसरी ये पित्ताशय में बनती है। किडनी की जो पथरी है वो तो जहाँ तक कि दवाइयों के माध्यम से निकल जाती है, लेकिन ये जो ये पित्ताशय की पथरी होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है। ये अगर इसकी शुरुआत हुई है तब तो दवाई के द्वारा इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका आकार बड़ा हो गया तब तो बिना ऑपरेशन के ये पथरी ठीक नहीं होती है, सीधे पित्ताशय को काट के अलग कर दिया जाता है। देखो, कोलेस्ट्रॉल पथरी कैसे बनती है? कोलेस्ट्रॉल वैसा जैसा एक पदार्थ है जो घुलनशील नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से, इसके ज़्यादा निकलने से, जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकलता है तो इसी के कारण ये जाके पित्ताशय में जमा हो जाता है और धीरे धीरे पथरी का रूप ले लेता है। और इसमें फिर पित्ताशय को देख रहे हैं। पित्ताशय भी एक ये नाशपाती के आकार की एक थैली होती है, नाशपाती के आकार की थैली होती है जो बाइल डक्ट से, पित्ताशय से जुड़ी होती है। इसमें एक नलिका होती है, नलिका के माध्यम से ये लीवर से जुड़ी होती है। और इसमें जो पित्त निकलता है उसको समझते हैं। जो पित्त होता है ये पीले हरे या हरे नीले रंग का क्षारी तरल होता है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.6 तक की होता है। एक व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 ml तक ये बाइल निकलता है। देखो, एक ग्रहणी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये हार्मोन पाया जाता है। जब काइम यह अमाशय से ग्रहणी में पहुंचता है तो हम एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन यह गॉल ब्लैडर को उत्तेजित करता है, कहता है ये चाचा ये काइम आ गया। देखो, यहाँ जब ग्रहणी में भोजन पहुंचता है या काइम, वो होता है HCl युक्त, लेकिन ये क्या कहता है कि ये गॉल ब्लैडर, यहाँ पर ये काइम आ गया, इसको तुरंत छारी करो। अब जो इसमें से जूस निकलता है
ये इसको क्षारीय कर देता है, यहाँ पर क्षारीय कर देता है, जिससे ये अग्न्याशयी रस जो है उस पर कार्य कर सके। इसके द्वारा कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन यह इसको उत्तेजित करता है, कहता है इसमें जूस डालो। फिर इसमें जब जूस मिल जाता है तो काइम HCl युक्त होता है और यह फिर क्षारीय हो जाता है। फिर इसके कार्य को देखते हैं। इसमें देखो पाचन एंजाइम नहीं होते हैं, ये लिपिड्स के पाचन व अवशोषण में सहायक है, वसा का इमल्सीकरण करता है। देखो जिनको ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिनके जैसे पित्त में जब पथरी होती है उसका ऑपरेशन करके उसको अलग कर दिया जाता है, तो उनको डाइजेशन वाली दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसका मेन रोल क्या है, वसा का इमल्सीकरण करता है, पित्तरस और लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में सहायक है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसलिए जिनका पित्त निकाल दिया जाता है तो वो वसायुक्त भोजन नहीं कर सकते, ज़्यादातर उनको डाइजेशन वाली दिक्कत रहती है। भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है, जिससे अग्न्याशयी रस क्रिया कर सके। इसमें बता ही चुके हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन ग्रहणी में उपस्थित होता है, यह उत्तेजित करता है, कहता है कि इसमें ये भोजन ग्रहणी में आ गया, कोलेसिस्टोकाइनिन डालो। इससे कहता है गाल ब्लाडर से, तो यहाँ पर जब मिल जाता है तो HCl युक्त फिर एक काइम हो जाता है क्षारीय। फिर उसके बाद देखते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि कौन सी हो गई, यकृत सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय हो गई। इसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ दोनों प्रकार की पाई जाती हैं, अतः इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसमें हार्मोन व पाचक रस का स्राव होता है। और इसमें देखो यहाँ भी जब काइम में कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन के द्वारा ये जब उत्तेजित किया इसने किसको, यकृत को, तो मिल गया उसमें जूस मिल गया, फिर काइम हो गया क्षारीय। अब ये क्या कहता है, सिक्रेटिन, सिक्रेटिन ये प्रेरित करता, कहता है ये छोटे चच्चा अग्न्याशय को तुम भी आओ मिलाओ जूस अपना। तो ये यहाँ पर ये जब वहाँ मिल गया, क्षारीय हो गया, फिर यहाँ से ये रस निकलता है, ये भी आके ग्रहणी में काइम में मिल जाता है। देखो ये जो लैंगरहैंस की द्विविका से देखो फिर भोजन कहाँ पहुँचता है, फिर भोजन ग्रहणी से होते हुए ये क्षुद्रांत में पहुँचता है। वैसे आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, क्षुद्रांत, शेषांत्र। तो ग्रहणी में ये यकृत और अग्न्याशय के द्वारा रसों को छोड़ा गया और उसकी तोड़ाई की गई। फिर उसके बाद भोजन ये क्षुद्रांत में पहुंचता है, वहाँ पर उसका बिखराव किया जाता है, क्षुद्रांत में बिखराव किया जाता है। फिर लास्ट में शेषांत्र में पहुंचता है, इलियम में, वहाँ पर रस छोड़ा जाता है। फिर से वहाँ जो आंतर रस होता है उसका क्षारीय मान 8 होता है। प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतर रस निकलता है। कहाँ निकलता है, इलियम में निकलता है। इसमें ये एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें ये 5 एंजाइम होते हैं। ये इरेप्सिन एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। जो मल्टेज एंजाइम होता है वह मल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में बदल देता है। जो सुक्रेज होता है वो सुक्रोज को, याद करने में आसानी रहेगी, सुक्रेज सुक्रोज को, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल देता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लाइक्टोज में बदल देता है। फिर लाइपेज जो होता है, लाइपेज वसा को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में बदल देता है। लास्ट में यहाँ पर इसका अवशोषण किया जाता है, इसमें से जो मिलना चाहिए तो वो अवशोषित कर दिया जाता है रसांकुरों के द्वारा। इसमें इस जो काइम होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, यहाँ पर पाचन पूर्ण हो जाता है। रसांकुरों की कोशिकाएं तरल काइम को अवशोषित करने के पश्चात रुधिर और लसिका में इसको मिला देती हैं। इस प्रकार पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और लास्ट में जो अपचित भोजन होता है, जो पच नहीं पाता है, उसको ये बड़ी आंत के माध्यम से मल द्वार से मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की पाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।